नेक्स्ट, अब इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स करने के बाद हमें नोमेनक्लेचर के बारे में पता है, फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं ये पता है ना, कार्बन के प्रॉपर्टीज, उसके एलोट्रोप्स के बारे में भी हमें पता है। ठीक है, अब उससे आगे जो मेन है कि होमोलोगस सीरीज क्या है। तो होमोलोगस सीरीज जैसे हमने कई सारे तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे, कौन कौन से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, एल्कोहल, एल्डिहाइड, हेलोजेंस और कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, है ना, बहुत तरह के। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक हमारे कंपाउंड्स हैं अलग अलग, इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पूरा ग्रुप, जैसे एल्केन है तो एल्केन्स का ही एक कंप्लीट ग्रुप जिसमें सारे के सारे क्या हो, बस एल्केन्स हो, तो उसे कहते हैं उसकी होमोलोगस सीरीज, जिसमें वे सारे कंपाउंड्स लगाए गए हों सबसे छोटे से लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिस्टमैटिकली, जैसे सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर एल्केन, फिर इसी प्रकार एल्कीन। तो एल्कीन का एक अलग ग्रुप होगा, एल्काइन का एक अलग ग्रुप होगा, एल्कोहल का अलग ग्रुप होगा, और वे सारे इंडिविजुअल ग्रुप्स क्या हैं अपने आप में, उन सभी की होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले होमोलोगस सीरीज पढ़ें। तो होमोलोगस सीरीज सबसे पहले किसकी करते हैं, एल्केन की। एल्केन, एल्केन कौन से होते हैं हमारे, एल्केन वे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और केवल कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होंगे। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CnH2n+2, यानी कि जितने हमारे पास कार्बन होंगे उससे डबल से 2 ज्यादा क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो सबसे छोटा एल्केन बनाना सबसे पहले हमें, होमोलोगस सीरीज का सबसे पहला मेंबर क्या होगा, सबसे छोटा एल्केन। तो सबसे छोटा एल्केन एक कार्बन का हो सकता है, पॉसिबल है कि एक कार्बन का हो, कि हम क्या करेंगे फिर इसमें देखेंगे कि CH4 है ना, एक कार्बन से एल्केन बनाओ, सारे बॉन्ड किससे जुड़ेंगे, हाइड्रोजन से, क्योंकि अकेला कार्बन है। तो CH4 हमारा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा एल्केन होमोलोगस सीरीज का, जिसका नाम होगा मेथेन। ठीक है, सेकंड नंबर पे 2 कार्बन का। तो अब वैसे ही चलो, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे बस। तो जैसे C2 है तो H कितने होंगे, डबल से 2 ज्यादा। ठीक है, तो C2H6, तो इसका नाम क्या होगा, एथीन। तीसरे नंबर पे C3H8 और इसका नाम होगा प्रोपेन। ठीक है, फिर C4H10, डबल से 2 ज्यादा, 4 2 जा 8 + 2 10, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। ठीक, इसी प्रकार होमोलोगस सीरीज किसकी देखनी है, एल्कीन की। अब एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। ठीक, तो इसका और जो जनरल फॉर्मूला होगा क्या होगा, CnH2n। जो हाइड्रोजन है वे 2 कम कर दो यहां से, पहले CnH2n+2 था, अब 2 कम करोगे तो CnH2n बचेंगे बस। तो पहला सबसे छोटा जो एल्कीन होगा वो कितने कार्बन का होगा, कम से कम 2 कार्बन का। एल्कीन होता ही वही है जिसमें कार्बन कार्बन में क्या हो, डबल बॉन्ड। तो वो पॉसिबल तभी होगा जब एटलीस्ट कितने कार्बन हो, 2। तो पहला जो एल्कीन होगा ये होगा C+C। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, कितने बचे, 2। तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला इसका होगा C2H4, यानी कि जितने भी कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन होंगे। तो पहला मेंबर इसका क्या होगा, एथीन। ठीक है, सेकंड मेंबर C3H6, ये होगा प्रोपीन। फिर तीसरा मेंबर C4H8, फोर्थ मेंबर होगा ब्यूटीन, और फोर्थ मेंबर हाँ C5H10, और ये होगा पेंटीन। ठीक है, तो एक चीज जो आप लोग इसमें सब में कॉमन देखोगे सारी होमोलोगस सीरीज में, कि कोई भी 2 लगातार मेंबर देखो,
ये मेंबर देखो इसमें क्या है C2H6, यदि ये क्या है C3H4, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक C का अंतर है ना, जो डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस जो है वो कितना है, एक C का है और 2 हाइड्रोजन का। किसी में भी देखोगे, चेक करोगे, इसमें देखो किसी भी रैंडमली 2 लगातार वाली सीरीज में कोई भी देखेंगे तो एक C का अंतर है और 2 H का, तो ये डिफरेंस है मोलिकुलर फॉर्म में। तो अगर पूछेगा क्या मोलिकुलर डिफरेंस है 2 लगातार सीरीज कंपाउंड्स में सीरीज के या ग्रुप के, तो CH2 का। अगर पूछे मास में अंतर क्या होगा, ये तो मोलिकुलर फॉर्मूले में अंतर है, ये मोलिकुलर फॉर्मूले में तो इतना अंतर है, ठीक है, यानी कि एटम्स में तो इतना अंतर है, और मास में अंतर कितना होगा, तो बस इसी को किस में कन्वर्ट कर लो, मास में। तो एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो इसमें एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, तो कितना मास का अंतर आ गया, 14 यूनिट्स। या तो इसे यूनिट कहो या एटॉमिक मास यूनिट, तो 14 यूनिट या 14 एटॉमिक मास यूनिट का अंतर होगा। यहां भी है ना, मास में अगर अंतर देखोगे तो यहां भी कितना होगा, 14 यूनिट्स, और हर एक में चाहे एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कोई भी हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट किसकी सीरीज बनानी है हमें, एल्काइन की। एल्काइन, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2, ठीक है। तो पहले +2 था, वो 2 गया माइनस करके, फिर 2n आ गया, तो फिर इसके बाद -2, तो हर बार 2 कम होते रहेंगे हाइड्रोजन। तो सबसे छोटी एल्काइन जो होगी वो क्या होगी आपकी, एटलीस्ट 2 कार्बन की, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड, और वो पॉसिबल तभी है कि कम से कम यहाँ कितने कार्बन हो, 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक यहाँ, यानी कि C2H2। तो कौन सा है ये, 2 कार्बन का एल्कीन कौन सा है, तो बस एल्क लगा दो बस यहाँ, ठीक है। तो एल्क कौन सा है, मैथ एथ, तो एथ और फिर आइन, तो इसका नाम होगा एथाइन, ठीक है। अब सेकंड मेंबर जो होगा वो क्या होगा, C3, अब डबल से 2 कम, 3 2 6, 2 कम कर दो 4, तो C3H4, तो इसका नाम होगा प्रोपाइन, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे C4H6, इसका नाम होगा ब्यूटाइन। फोर्थ नंबर पे C5H8, तो ये होगा पेंटाइन, ठीक है। एक और बात, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द सिंपलेस्ट एल्कीन या सिंपलेस्ट एल्कीन या सिंपलेस्ट एल्काइन। तो सिंपलेस्ट का मतलब होता है फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज का सबसे पहला मेंबर, यानी कि अगर वो एल्कीन पूछ रहा है सिंपलेस्ट एल्कीन, तो पूछ रहा है सबसे छोटी एल्कीन क्या है, तो सबसे छोटी एल्कीन या सिंपलेस्ट एल्कीन क्या है, इथीन। सबसे छोटा सिंपलेस्ट एल्काइन क्या है, एथाइन। सबसे सिंपल एल्केन क्या है, मीथिन या मेथिन, ठीक है, बात समझ आई। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज किसकी, हाँ हेलोजन की, हेलोजन। तो हेलोजन की अगर हम होमोलोगस सीरीज बनावे तो हेलोजन क्या होते हैं, जब कार्बन से अटैच हो क्या चीज, Cl, Br या I, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी एक अटैच हो, ठीक है, कार्बन से, तो उसे क्या कहते हैं हम, एल्डिहाइड ग्रुप, है ना, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एल्डिहाइड क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर ये लगे होंगे तो एक्चुअली में एल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है वहां पे, ठीक। तो यहाँ हेलोजन ग्रुप लग रहा है, तो सबसे छोटा हेलोजन जो होगा, सबसे छोटा हेलाइड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, एक कार्बन का, तो एक कार्बन और उस पर क्या लगा हुआ है, एक Cl। तो अब हमें इतने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है यहाँ 3, तो C3CH3Cl। तो इसमें जो इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका यूपीएससी नेम क्या होता है, हेलो एल्कीन। तो हेलो मतलब क्लोरीन है, तो क्या बनेगा क्लोरो, और एल्केन क्या है यहाँ पे, मैथेन, तो क्लोरो मैथेन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड मेंबर CH3CH2Cl, यानी कि हम कह सकते हैं इसे क्लोरो एथीन, ठीक है। अब यह इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बनाओगे तो C2H5Cl, ठीक है। तीसरे नंबर पे ऐसे ही C3H, अब एक C का अंतर आएगा, H का कितना, 2 का, तो H7Cl, इसका नाम क्या होगा, क्लोरो प्रोपेन। फिर C4H9Cl,
फिर क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये एलोजन। नेक्स्ट एल्कोहल। एल्कोहल, तो एल्कोहल क्या होता है कि जब कार्बन पे क्या अटैच हो, OH अटैच हो। ठीक है, तो सबसे छोटा अगर मैं एल्कोहल की बात करूं तो कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी, एक कार्बन की। तो जस्ट बस एक कार्बन पे हम क्या लगा दें यहाँ OH। तो इसके 3 बॉन्ड अभी वैकेंट बचे, तो वहां पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो CH3OH। और इसका नाम क्या होगा, एल्कोहल का कोड क्या होता है, मैथेनोल। ठीक है, मतलब एल्केनोल है ना, तो यहाँ पे एल्क जो है मैथ है, तो क्या नाम होगा इसका, मैथेनोल। सेकंड नंबर पे 2 कार्बन, तो एक C का हमने बढ़ा दिया और 2 H, तो C2H5OH, इसका नाम क्या होगा, एथेनोल। और तीसरे नंबर पे C3H7OH, इसका नाम प्रोपेनोल। फिर फोर्थ नंबर पे C4H9OH, दैट इज ब्यूटेनोल। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी सीरीज चलेगी। इसमें भी बस एक CH2 का ही अंतर होगा हर एक लगातार में। नेक्स्ट, एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है जिसमें एक कार्बन, एल्डिहाइड का ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, यानी कि CHO। ठीक है, तो अगर हम देखें एक कार्बन तो इसमें ही पहले से ही, तो बस क्या लगाओ इधर H, तो सबसे छोटा जो है हमारे पास सीरीज आ जाएगी, सबसे छोटा एल्डिहाइड आ जाएगा। और अगर CH3 लगा दे तो उससे बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा जो एल्डिहाइड होगा वो क्या होगा हमारा, पहले नंबर का HCHO। और इसका नाम क्या होगा, इसका कोड क्या होता है, एल्केनल। तो इसका कोड एक कार्बन है तो मैथेनल। फिर दूसरे नंबर पे H न लगा, क्या लगा दो, CH3, तो CH3CHO, तो इसका नाम क्या होगा, एथिनल। तीसरे नंबर पे C2H5, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और CHO, तो इसका नाम होगा प्रोपेनल। और फोर्थ C3H7CHO, और इसका नाम होगा ब्यूटेनल। ठीक है, और इसी प्रकार ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। ठीक, नेक्स्ट, अब एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। ठीक है, तो अब इसमें भी C है, तो बस पहले सबसे छोटा बनाने के लिए क्या लगा दें, H। तो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, या और कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नाम होता है ऑर्गेनिक एसिड। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड, तो COH से पहले H लगा दो, COOH, HCOH, इसका नाम क्या होगा, मैथेनोइक एसिड। क्योंकि इसका IUPAC का जो कोड है वो है एल्केनोइक एसिड, तो एल हमारा मैथ है तो मैथेनोइक एसिड, दैट इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एसिड और सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहला मेंबर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या लगेगा, CH3COOH, और ये होगा एथेनोइक एसिड। फिर तीसरे नंबर पे C2H5COOH, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। और C3H7COOH एंड ब्यूटेनोइक एसिड। लास्ट हमारा है कीटोन। कीटोन, और कीटोन हमारा ग्रुप होता है CO डबल बॉन्ड O, और इधर भी एक बॉन्ड होगा और इधर भी, दोनों तरफ ही हमें मजबूरी में क्या जोड़ना पड़ेगा, कार्बन। आप हाइड्रोजन नहीं ऐड कर सकते, यहां पे हाइड्रोजन ऐड करोगे CHO हो जाएगा, इधर ना ऐड करके इधर ऐड करोगे CHO बन जाएगा। तो हमें दोनों ही तरफ CHO बनते ही क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। लेकिन हमें क्या चाहिए, कीटोन। तो कीटोन होता है जिसमें CO बीच में आता है, इधर भी कार्बन इधर भी। तो सबसे छोटा कीटोन बनाने के लिए क्या करोगे कि इसके इधर भी एक कार्बन लगाओगे और इधर भी, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये CH3COCH3। और कीटोन का जो कोड होता है APSC का क्या होता है, एल्केनोल। तो एल यहां पे क्या है, मैथ है प्रो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ठीक है, और दूसरे नंबर में क्या करेंगे, इधर की तरफ एक CH2 और ऐड कर दो, तो CH3CH2CO CH3, दैट इज ब्यूटेनोन।
तीसरे नंबर पे अब इधर भी CH2 ऐड कर दो, CH3 CH2 CO CH2 CH3, और इसका नाम क्या होगा? पेंटेनोन। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक CH2 और ऐड कर दो यहाँ, CH3 CH2 CH2 CO CH2 और CH3, और इसका नाम क्या होगा? हेक्सेनोन। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे होमोलोगस सीरीज हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन आ सके वे हम देख सकें। अब इससे पहले जो है इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वे हम समझेंगे। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन पुट टुगेदर इन द सेम सीरीज इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। मतलब देखो, छोटी छोटी बात उठाओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सेम है, दैट मींस इनके जो फंक्शनल ग्रुप है वो सब में क्या लगेगा? सेम। किसी में OH है तो सब में OH। फिर फिजिकल, अब सेम फंक्शनल ग्रुप अप्लाई करोगे तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सारी सेम होंगी। जब इन ऐसे वाले सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक सीरीज में लगाते हैं तो उसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। सबका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस, जो भी दो लगातार वाले होमोलोगस है ना कंपाउंड्स हैं, उनके बीच में कितना अंतर होगा? एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का, इनके मोलिकुलर फॉर्मूले में। लेकिन मास में कितना अंतर होगा? अगर हम मास में निकालते हैं तो 14 यूनिट्स का। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल एंड प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सबकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। ये बोर्ड के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए। इस थ्योरी में मैंने हर एक तरीके से हर एस्पेक्ट से समझा दिया, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन होमोलोगस सीरीज में नहीं बनने का। ठीक है, एक बार बोर्ड में या कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या होगा? मेथेनोइक एसिड। पता है ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि मास में और नंबर में मोलिकुलर फॉर्मूले में कितना अंतर होता है, तो मोलिकुलर फॉर्मूले में क्या अंतर होगा? CH2 का, और मास में अंतर होगा 14 यूनिट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये केमिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ क्या होती है होमोलोगस सीरीज की सारी सेम। ठीक, नेक्स्ट फ्यूल। अब फ्यूल जो है, अब बहुत तरह के फ्यूल होते हैं, लेकिन मेनली हमें जो चर्चा करनी है वो किस पे करेंगे? कोल और पेट्रोलियम। अब जो हमारा कोल है, कोयला जो होता है, वो भी अंडरग्राउंड जमीन के नीचे से ही मिलता है, दैट इज ए मिनरल। जो जमीन के नीचे से जो भी चीज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट ऑल इज आवर मिनरल, सब कुछ क्या है? मिनरल है। और जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम दैट मीन्स कच्चा तेल जो निकलता है, तो कच्चे तेल से हम लोग क्या बनाते हैं? उसे प्यूरिफाई करके पेट्रोल, डीजल, है ना, केरोसिन ऑयल, वे सभी उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इवन एक और गैस भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन सी गैस? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, जिससे हम किचन में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, जो सिलेंडर आते हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब सब कुछ क्या है? मिनरल है, जो जमीन के नीचे से निकल रहा है। यार दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो कोल और एक पेट्रोलियम। तो अब फ्यूल क्या होते हैं? फ्यूल इज ए मटेरियल, फ्यूल एक ऐसा मटेरियल है दैट हैज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इट, जिसके अंदर क्या है? एनर्जी स्टोर होती है। हम यूज करेंगे तो वो एनर्जी हीट के रूप में बाहर फेंक देगा। ठीक है, दैट इज फ्यूल। व्हेन फ्यूल इज बर्न द एनर्जी रिलीज मेनली एज हीट, जो एनर्जी रिलीज होगी उसमें ज्यादातर क्या होगी? हीट। दैट मीन्स और भी एनर्जी होती है, लाइट भी तो देगा वो, एंड लाइट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हीट और लाइट के फॉर्म में वो एनर्जी देता है, क्योंकि वो उसके अंदर पहले से ही स्टोर होती है। और ऐसे ही मटेरियल को क्या बोलते हैं? फ्यूल। यानी कि जिसे जला सकते हैं, जिससे एनर्जी ले सकते हैं, वही क्या है? फ्यूल है। और उसमें दो चीजें आ गई हमारी। सबसे पहले क्या आ गया? कोल, यानी कि कोयला। कैसे बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोल वाज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज। बहुत बड़े बड़े जो पेड़ हैं, पूरे के पूरे फॉरेस्ट जो हैं, जब जमीन के नीचे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं। यानी कि कहीं से जमीन उलट गई, कोई इस तरह का कोई ऐसा कुछ वेव्स आई अर्थ पे, और वो जमीन पूरी ऐसे पलट गई, पूरा का पूरा एकदम फॉरेस्ट नीचे अंडरग्राउंड हो गया। तो या फिर धीरे धीरे उस पर धूल जमती रही, तो वो जो पूरा फॉरेस्ट एरिया के जो बड़े बड़े ट्रीज थे, प्लांट्स थे, वे सारे के सारे फिर धीरे धीरे कितने साल लगते हैं? लाखों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स
लाखों साल में धीरे धीरे वो किस में चेंज हो गया, कोयले में चेंज हो गया। और लाखों साल मीन्स ए वेरी 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 लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर आपने अर्थ के नीचे बरीड सारा कोयला खत्म कर दिया, एनर्जी के लिए यूज कर लिया, तो क्या उसे दोबारा बनाया जा सकता है? नहीं। इसीलिए कोयले से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का जो मेथड है वो सबसे बेकार, ठीक है, क्योंकि वो एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ऐसी चीजों से हमें कभी भी एनर्जी नहीं लेनी चाहिए। एनर्जी लेनी चाहिए हमें सन से, एनर्जी लेनी चाहिए एयर से, एनर्जी लेनी चाहिए वाटर से। ये चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, ठीक है। तो अब ये चीज कोयला है ना, कोयला समझ गए कि बड़े बड़े प्लांट्स जो है ना, लेकिन इसका उल्टा ही क्या है, बस पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में इसमें यही अंतर है, लार्ज प्लांट्स, लार्ज ट्रीज जब बरीड हो गए अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, तो वो कोयले का फॉर्मेशन हो गया। पेट्रोलियम होता है कि जब छोटे छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स और छोटे छोटे एनिमल्स जब समुद्र के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक नीचे दबे रहते हैं, तो वो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, पेट्रोलियम का। ये अंतर समझना। छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे एनिमल्स लाखों सालों तक नीचे दबे रहेंगे तो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन करेंगे, और लार्ज ट्रीज और प्लांट्स अगर नीचे दबे रहेंगे तो कोयले का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? दोनों ही हमारे फ्यूल होते हैं, दोनों से ही एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है फ्लेम। फ्लेम बनती है जब कोई फ्यूल बर्न होता है, तो क्या बनती है, फ्लेम। अच्छा, क्या हर एक चीज को हम बर्न करेंगे तो क्या फ्लेम बनेगी? नहीं। एग्जाम्पल, फ्लेम कब बनती है? फ्लेम बनती है कि जब अगर कोई चीज जिसको हम बर्न कर रहे हैं उसके अंदर अगर बर्न होने वाली चीज क्या है, एक गैस। इफ ए थिंग that is actually burning in a substance is a gas that burns and produce a particular flame। अगर कोई चीज हम जला रहे हैं और उसके अंदर जलने वाली ज्वलनशील चीज अगर कोई मौजूद है, वो क्या है, गैस है, तो वो फ्लेम बनाती है। अगर जलने वाली चीज गैस नहीं है तो वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप कोयला जलाओ, कोयले के अंदर जितना वोलेटाइल गैस होगा सबसे पहले वो जलेगा, तो एक थोड़ी देर के लिए क्या बनेगी, फ्लेम। उसके बाद कोयला जलता रहेगा और फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी। बस हम कहते हैं कि कोयला क्या हो रहा है, धधक रहा है, मतलब ऐसे वो जलता रहेगा, अंगारे से होंगे लेकिन फ्लेम नहीं होगी। हीट लगातार वो प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है। अंगीठी वगैरह में देखा होगा आप। हाँ, थोड़ी देर तक जब तक उसके अंदर वोलेटाइल गैसेस मौजूद हैं जो वे पहले जलेंगी, तब तक उसके अंदर क्या बनेगी, बस फ्लेम बनेगी, ठीक है। तो वोलेटाइल गैसेस की वजह से फ्लेम बनती है। और ये फ्लेम जो है कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, या तो होगी वो येलो कलर की और या होगी ब्लू कलर की। तो अगर सैचुरेटेड कंपाउंड्स हमारे बर्न हो रहे हैं, है ना, तो क्या होगी, सैचुरेटेड वालों में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन किससे जुड़ी होंगी, सिंगल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड आराम से बर्न हो जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद 21% ऑक्सीजन में सैचुरेटेड कंपाउंड्स बहुत इजीली बर्न होंगे, ठीक है। इसी वजह से जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, ब्लू, क्योंकि कोई अनबर्न्ड कार्बन नहीं है, कंप्लीट कंबशन होगा। लेकिन अगर हमारे कंपाउंड्स कैसे हो जिन्हें हम जला रही हैं फ्यूल के तौर पे, अनसैचुरेटेड, तो कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को ब्रेक करना क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो मुश्किल है, तो यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है उसके अंदर मुश्किल है। लेकिन अगर हम उसी कंपाउंड को 100% ऑक्सीजन दे तो वो भी इजीली बर्न होगा, क्योंकि 100% ऑक्सीजन में उसे वो कंप्लीटली कंबस्ट कर देगी। लेकिन 21% ऑक्सीजन में जलाओगे तो क्या होगा, जो कार्बन पार्टिकल्स है बहुत सारे भी कैसे रहेंगे, अनबर्न। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं धुएं के रूप में, तो धुआं होगा, एक येलो कलर की भद्दी सी एक फ्लेम होगी। तो ये चीज है ना, तो दो तरह की फ्लेम होंगी। तो फ्लेम क्या है, व्हेन ए वोलेटाइल गैस बर्न्स इट प्रोड्यूस फ्लेम। तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लेम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो फ्लेम हमारी है ये कितने कितने कलर्स की होगी, दो कलर्स की होगी। एक होगा हमारा क्या चीज, येलो,
येलो फ्लेम और दूसरी होगी ब्लू फ्लेम। तो येलो फ्लेम कब प्रोड्यूस होगी? व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स they produce yellow flame because of incomplete combustion, because of incomplete combustion। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल ऑयल। ठीक है, तो ऑयल हमारा क्या होता है? अनसैचुरेटेड लिक्विड होता है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड हो गया, अनसैचुरेटेड है। ब्लू फ्लेम, तो ब्लू फ्लेम क्या होती है या ब्लू फ्लेम कब बनती है? व्हेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स दे प्रोड्यूस ब्लू फ्लेम ड्यू टू कंप्लीट कंबसन ऑफ सब्सटेंस। क्योंकि सब्सटेंस का क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबसन हो रहा है, इसीलिए वो कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करेगी? ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगी। और इसके एग्जांपल क्या होंगे? लाइक एलपीजी, सीएनजी। ठीक है, और घी। घी हमारा क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसकी लो जो है कैसी फ्लेम बनाती है? जो फ्लेम होगी कैसी होगी? ब्लू होगी। ठीक है, जबकि ऑयल की जो फ्लेम होगी कैसी होगी? येलो। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स के मेनली 3 केमिकल प्रॉपर्टीज है जनरल, जो पता होने चाहिए। ठीक, सबसे पहला क्या है? कंबसन। तो कंबसन प्रॉपर्टी तो यही है कि जब हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या कहते हैं उसे? कंबसन। वो रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है? वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। लेकिन वो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है दैट इज अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड एन अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ए कंबसन। ठीक है, तो इसमें यही होगा, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, दैट इज नोन एज कंबसन। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? जैसे कि CH4। अब इसको आप ऑक्सीजन में जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा प्लस वाटर, हीट और लाइट। ठीक है, इसी प्रकार और किसी का भी एग्जाम्पल आप लोगे, जैसे इथेनॉल, CH3CH2OH। अब इसे अगर ऑक्सीजन के अंदर बर्न करोगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंबसन। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि किसी एक एटम को हटाओ और उसकी जगह किसी दूसरे एटम को इंट्रोड्यूस कराओ। ठीक है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोकार्बन में से किसको हटाना है? हाइड्रोजन को। तो इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लाइक इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? और आप यही एग्जाम्पल याद करोगे अपने सिलेबस के हिसाब से। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? CH4, मतलब CH4 ऐसे लिखो, CH H H और H। इसका रिएक्शन जब कराते हैं किसके साथ?
क्लोरीन के साथ। तो होता यह है कि क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी और क्या फॉर्म करेगी, HCl। तो यहां से हाइड्रोजन हट गया और इसकी जगह जो दूसरी क्लोरीन है वो इसका प्लेस ले लेगी। तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, CH3Cl और प्लस HCl। अब इसका दोबारा से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो CH3Cl प्लस Cl2, तो इसकी क्लोरीन फिर इसके एक हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी, HCl फॉर्म करेगी और उस हाइड्रोजन की जगह पे एक और क्लोरीन आ जाएगा। तो फॉर्म क्या होगा, CH2Cl2 प्लस HCl। फिर इसका दोबारा से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो CH2Cl2 प्लस Cl2, तो फॉर्म होगा CHCl3 प्लस HCl। और ये जो CHCl3 है इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म है। दोबारा फिर इसका अगर हम रिएक्शन करा दें CHCl3 प्लस Cl2, तो ये फॉर्म करेगा CCl4 प्लस HCl। क्लियर है, एंड दैट ऑल इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द लास्ट रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन क्या है कि आपको कोई भी चीज कंपाउंड में से नहीं हटानी, ना कोई हाइड्रोजन, ना कार्बन, ना कोई एटम, बस क्या करना है उसमें चीजों को ऐड कराना है। तो क्या सैचुरेटेड वाली सब्सटेंसेस में हम कुछ ऐड करा सकते हैं, नहीं करा सकते, क्योंकि सैचुरेटेड वाली जो सब्सटेंसेस हैं वे सब किससे जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड आप जैसे ही कट करोगे तो उसका एटम वहां से डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन आप उसमें फिर ऐड कराओगे तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगी लेकिन एडिशन नहीं होगी। एडिशन रिएक्शन का मतलब है केवल ऐड कराना, और जो पॉसिबल है केवल किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास है इथीन, और हमें हमारे सिलेबस के हिसाब से क्या चीज ऐड करानी होगी हमेशा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को किसी कंपाउंड में ऐड कराने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजिनेशन हम कराएंगे जब इसके अंदर एक कैटलिस्ट डालेंगे। कैटलिस्ट कौन सा, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडिनम। ठीक है, तो इससे ये होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये एक बॉन्ड है आपका, ये क्या होगा इसमें से ब्रेक, और जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर अटैच हो जाएगी और हमारे पास कंपाउंड बनेगा CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, यानी कि इथीन से हमारे पास क्या होगा, इथीन। ठीक, और यही हाइड्रोजनेशन करा के हम लोग चेंज करते हैं वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में। तो वेजिटेबल ऑयल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C डबल बॉन्ड C, इधर एक एल्काइल जुड़ा होगा R R R और R। तो जब इसमें हम हाइड्रोजनेशन करते हैं निकिल, प्लेटिनम या प्लेटिनम कोई भी एक है ना, डाल के कैटलिस्ट, तो ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहां एक यहां, तो कंपाउंड फॉर्म होगा CH सिंगल बॉन्ड CH, इधर भी एल्काइल जुड़े होंगे R R। R का मतलब क्या है, R कैन बी CH3 और इट कैन बी C2H5 और C3H7, ये एल्काइल इधर। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड क्या होगा हमारे पास, घी। ठीक है, कौन सा घी, वेजिटेबल घी। ठीक है, और ये क्या था, वेजिटेबल ऑयल। ठीक, एंड दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। तो ये इसमें ये चीज हमेशा याद रखना कि हमेशा किसमें होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होगा ना, आपको कोई चीज ऐड करनी, हाइड्रोजन आप ऐड करोगे तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर, बाकी नेक्स्ट लेक्चर।